हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं दर्शन एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब एग्जाम दर्शन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है जी, चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी के साथ। आज का जो हमारा सेशन है वो हिंदी का प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। हम इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनका आज हम सिर्फ सॉल्यूशन मतलब डिस्कशन करने वाले हैं एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास हमारा आज की स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है संपन्न का विलोम है। इसमें आपने विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास निर्धन, ऑप्शन नंबर बी है विपन्न, ऑप्शन नंबर सी है अस्थिर, ऑप्शन नंबर डी है विपद। इसमें आपने विलोम बताना है कि संपन्न का विलोम क्या होता है। तो बिना रुकावट के जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो संपन्न का जो आपका विलोम है वो हो जाएगा विपन्न। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा विपन्न। संपन्न का विलोम विपन्न, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्कल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है। इसमें बताना है आपने कि जो अक्कल का दुश्मन है वो उसका मुहावरे का जो सही आंसर है वो क्या हो जाता है, सही अर्थ इसमें आपने बताना है। अक्कल का दुश्मन मुहावरा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महामूर्ख। अक्कल का दुश्मन मतलब महामूर्ख, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब हम आपके आज का क्वेश्चन है नेक्स्ट, उपसर्ग रहित शब्द है। इसमें आपने उपसर्ग जो बिना उपसर्ग के रहित है उसको बताना है। ऑप्शन है जैसे आपके पास अचेतन, गैर हाजिर, पृष्ठांकित या फिर बिल्कुल। इसमें आपने बताना है उपसर्ग रहित शब्द। अगर मैं बात करूं पृष्ठांकित, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाता है वो क्या होता है, पृष्ठ प्लस अंकित, पृष्ठांकित। तो इसमें कोई भी जो है पृष्ठ एक अलग शब्द है, अंकित एक अलग शब्द है, तो ये दोनों जो है वो उपसर्ग रहित शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृष्ठांकित। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है आपसे कि जो दोहा होता है, आपके पास जो दोहा होता है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। 11, 12, 13 या फिर 14। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपके पास दोहा होता है उसमें 13 मात्राएं होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें आपसे पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें आपने शुद्ध वाक्य बताना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, या फिर मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें आपसे पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें आपने शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी जैसे आपकी इंग्लिश में होती है, वर्तनी होती है स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। मानवीकरण, मानवीकरण या फिर मानवीकरण या फिर मानवीयकरण। इसमें आपने शुद्ध वर्तनी बतानी है। ये आपका पीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी मानवीकरण इसकी शुद्ध वर्तनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास पूछा गया है अलंकार। इसमें आपने अलंकार बताना है। सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी है छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि सजना है मुझे सजना के लिए कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, यमक, रूपक, अनुप्रास या फिर छेकानुप्रास। हाँ जी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने एग्जाम दर्शन को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह से और भी वीडियो आती रहेगी, अभी कंटिन्यू। इसमें बताना है आपने कि कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, यमक, अनुप्रास, रूपक, छेकानुप्रास। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए इसमें यमक अलंकार प्रयोग में हुआ है। यूपीएससी एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें आपने बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है आपके पास अगर, ऑप्शन नंबर बी है आग, ऑप्शन नंबर सी है आंख, ऑप्शन नंबर डी है आज। राष्ट्र व लेखपाल परीक्षा प्रथम पाली 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए अगर। ये जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर कौन सा शब्द होता है आपका? तत्सम। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? इसमें आपने स्वरों के प्रकार बताने हैं। किसके आधार पर? जीवा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के प्रकार पूछ रहा है आपसे जीवा के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो जीवा के आधार पर स्वरों के और 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं जीवा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कर्म वाच्या में प्रधान होता है। इसमें आपने बताना है कि कर्म वाच्या में प्रधान कौन होता है? कर्ता होता है, भाव होता है, या फिर विचार होता है, या फिर कर्म प्रधान होता है? कर्म वाच्या में प्रधान होता है, इसमें आपने बताना है। ऑप्शन है आपके पास एक कर्ता, ऑप्शन नंबर बी है भाव, ऑप्शन नंबर सी है विचार, ऑप्शन नंबर डी है कर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्म। कर्म वाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए है कर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास। इसमें आपसे पूछा गया है मृत्यंजय पद में कौन सा समास है? इसमें आपने समास बताना है। जो आपका मृत्युंजय है उसमें कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है द्वंद्व, कर्मधारय, या फिर द्विगु, या फिर बहुब्री। यूपी टेट एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें बताना है मृत्युंजय में कौन सा समास होता है। अगर मैं बात करूं समास के जैसे एक होता है आपके पास अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में आपने याद रखना है कि जिन भी वाक्यों के स्टार्टिंग में आ, भर, प्रति, यथा, कॉमा, जैसे भरपेट, ये सब आपको अगर दिख जाए, या कोई भी शब्द जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो वो आपका किस में आता है? वो आपके अव्ययभाव समास में आता है। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और जैसे मैं बात करूं बहुब्री, जो जितने भी हमारे देवी देवताओं के नाम हैं, जैसे पीताम्बर हो गया और त्रिनेत्र हो गया, जैसे मृत्युंजय हो गया, जो भी देवी देवताओं से रिलेटेड होते हैं वो किस में जाते हैं आपके? वो जाते हैं बहुब्री समास में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम।
तो ये बात ध्यान रखना है कि जिस भी वाक्य के स्टार्टिंग में आ भर प्रति यथा भरपेट धीरे धीरे प्रतिदिन कुछ भी दिख जाए वो अव्यय भाव का हो जाता है। और जैसे मैं बात करूं द्वंद्व की, तो द्वंद्व में आप में एक तो डैश लगा होता है द्वंद्व, और जिस तरह से डैश भी लगा होगा बट शब्द दोनों अलग अलग होंगे। जैसे जैसे आपके पास हो गया दाल और रोटी, ठीक है, जैसे आपके पास हो गया ये दाल डैश रोटी, दोनों अलग अलग हैं। रात और दिन हो गया, जैसे रात और दिन, तो ये किस में चले जाएंगे, आपके द्वंद्व समास में चले जाएंगे। और जैसे मैंने पहले बताया था कि सेम ही रहेंगे अगर, तो वो किस में रहेंगे, आपके अव्यय भाव में। जैसे धीरे धीरे है तो डैश बीच में भी, बट सब दोनों सेम सेम है, इसलिए ये अव्यय भाव में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप हमारे पास आज का, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार का वाक्य का भेद बताइए। इसमें आपने ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें आपने बताना है कि कौन सा ये है, आप भेद है, अर्थ के आधार पे बताना है। जैसे ऑप्शन मेरे ए है, ये प्रश्नवाचक है, विस्मयी वाचक है, या फिर इच्छावाचक है, या फिर निषेधवाचक है। इसमें आपने बताना है कि इसका अर्थ के आधार पे कौन सा बन रहा है। इसमें जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो एक कोई इच्छा, इसमें आपकी इच्छा प्रकट हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका इच्छावाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिग्दर्शन में कौन सी संधि है। इसमें आपने संधि बतानी है कि दिग्दर्शन में कौन सी संधि है, दिग्दर्शन में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, या फिर विसर्ग संधि है, या फिर व्यंजन संधि है। दिग्दर्शन, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, दिक प्लस दर्शन क्या बन जाएगा आपका, दिग्दर्शन। तो इसकी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका पटवारी एग्जाम 2011 का क्वेश्चन है, दिग्दर्शन में संधि कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, दिक प्लस दर्शन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, इसमें पूछा है वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय से बना हुआ है। जो आपके पास वैज्ञानिक शब्द है वो किस प्रत्यय से बना हुआ है, अक प्रत्यय, इक प्रत्यय, या क प्रत्यय, या फिर निक प्रत्यय। इसमें आपने बताना है जो आपके पास वैज्ञानिक है वो किस प्रत्यय से बना हुआ है, और साथ में आपने बताना है जो विज्ञान होता है हमारा नॉर्मल, उसका संधि विच्छेद क्या होगा, वैज्ञानिक किस प्रत्यय से बना हुआ है। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक प्रत्यय। और जो विज्ञान है वो होता है आपका वी प्लस ज्ञान, वो क्या हो जाएगा आपका विज्ञान का संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद त्रिवेदी, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। इसमें आपने बताना है जो हमारे हजारी प्रसाद त्रिवेदी हैं उनके द्वारा कौन सा निबंध रचित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुटज। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा व्यक्ति ज्यादातर होशियार है, इस वाक्य में कौन सा चौथा जो है वो क्या है। ऑप्शन है आपके पास, जैसे ऑप्शन ए है आपके पास क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है संख्यावाचक विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। इसमें आपने बताना है कि चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इसमें चौथा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, चौथा जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे,
मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, इसमें कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए सामान्य भूत, आसन भूत, या फिर पूर्ण भूत, या फिर संदिग्ध भूत। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, या फिर संदिग्ध भूत। ये आपका आया हुआ है चकबंदी लेखवाल परीक्षा 2015 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भूत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास घाट घाट का पानी पीना। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है घाट घाट का पानी पीना। इसका राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा आपके पास? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, या फिर जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, या फिर परोपकार के लिए यहां वहां घूमना। घाट घाट का पानी पीना, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, वो हो जाएगा राइट आंसर। अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, जिस व्यक्ति को हर जगह का अनुभव होता है, इसलिए कहते हैं, कोई कोई बोलते हैं कि हमने घाट घाट का पानी पिया है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि इसमें कौन सा रस है। इसमें आपसे रस पूछा गया है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इसमें आपने बताना है कि किस इस पंक्तियों में किस रस प्रयुक्त, कौन सा रस जो है प्रयुक्त हुआ है? वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, या फिर भयानक रस। इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो हो जाएगा भयानक रस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, इसमें भयानक रस प्रयुक्त हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दीन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है आपने। ठीक है, एक शब्द है आपके पास दीन और एक है दीन। तो ये जो आपके पास देखो दिन है, इसका क्या अर्थ होता है? ए होता है आपका दिवस। ठीक है, और एक है दीन, तो दीन ए होता है आपका जैसे गरीब। देख लो कौन सा आंसर है। दीन का मतलब होता है दिवस, और ये जो दीन है इसका अर्थ होता है गरीब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिवस और गरीब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपसे नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। सुरसरी किसका होता है? गंगा का होता है। देवपगा किसका होता है? गंगा का होता है। जाह्नवी भी किसका होता है? गंगा का होता है। बट ये जो आपके पास सरिता शब्द है, वो सरिता जो है वो नदी का शब्द होता है। यहाँ पे नदी का नहीं पूछ रहा वो आपसे, यहां पे आपसे वो नदी का नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? वो पूछ रहा है गंगा का। ठीक है, तो सरसरी किसका, सरिता किसका हो जाएगा? नदी का। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरिता जो है वो नदी का पर्यायवाची होता है। यहाँ पे पूछा है गंगा का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? आपने पहचाननी है। ठीक है, कि जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके द्वारा कौन सी पत्रिका जो है वो संपादित नहीं की गई है इन ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आनंद कादंबनी जो है वो इनके द्वारा रचित नहीं की गई है। ठीक है, बाकी सब जो है वो इनके द्वारा रचित की गई है। जैसे बाला बोधिनी हरिश्चंद्र द्वारा है, हरिश्चंद्र मैगजीन भी इनके द्वारा है, और कवि वचन सुधा भी इनके द्वारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद कादंबनी इनके द्वारा रचित नहीं की गई है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? इसमें आपने बताना है कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ए है अर्थात, ऑप्शन नंबर बी है अजन्म, ऑप्शन नंबर सी है और अथवा, ऑप्शन नंबर डी है अतएव।
एक बार वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें और थोड़ा सा लाइक भी कर दें, ठीक है जी। तो इसमें पूछा गया है समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आजन्म, ऑप्शन नंबर बी, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, ठीक है। आजन्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, कि ब्रज भाषा का विकास जो है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। मग ऑप्शन है आपके पास मगधी, बी है अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर सी है पैसाची, ऑप्शन नंबर डी है सौरसैनी, सौरसैनी, ठीक है। ये आया हुआ है आपका कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में। इसमें आपने बताना है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। मगधी, अर्धमागधी, पैसाची या फिर सौरसैनी। तो इसका जो आपके पास है जी राइट आंसर है वो हो जाएगा सौरसैनी, ऑप्शन नंबर डी। जो सौरसैनी से है वो ब्रज भाषा का विकास इस अपभ्रंश से हुआ है, कौन सा, सौरसैनी में। चलिए जी नेक्स्ट है अब आपके पास आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। आपके पास 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं उज्ज्वल के। उत्तजम ज्वल, ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास जैसे उत्तजम ज्वल, उद्जम ज्वल, उज्जम जबल, उज्जम ज्वल। इसमें आपने सही बताना है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो जो आपका एग्जाम होता है जिसमें वर्तनी पूछी जाती है जैसे, उसमें जो है उज्ज्वल वो बहुत बार पूछा जाता है, तो आपने ध्यान में रखना है। जो आपका उज्ज्वल है उसमें जो है वो ये जो ज होते हैं वो दोनों ज जो है वो आधे होते हैं, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है जो दो ज होते हैं वो दोनों आधे होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि इसमें आपने संधि बतानी है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि यूज की गई है, ठीक है। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्जमा ज्वल, उज्ज्वल उत्तजमा ज्वल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट था हमारा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ आज का सेट था। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सर कर दो बंद, सेंड हो गया, आ जाओ। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके पास और भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।